नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कंट्रोल सिस्टम की सीरीज, जहां तक हमने अभी तक टाइम डोमेन एनालिसिस तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रूट लोकस डायग्राम के बारे में, है ना। तो ये एक आधे एक घंटे का सेशन होगा जिसमें हम रूट लोकस डायग्राम और आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के शॉर्ट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स हमने बाकी सब्जेक्ट के लिए भी डिस्कस कर लिए हैं। आप जाके उनको यूट्यूब पे पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इनके पीडीएफ चाह रहे हैं तो अमर ज्योति प्राइम के ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में ये सारे पीडीएफ आपके लिए फ्री में एप्लीकेबल है, आपको वहां पे अवेलेबल है, वो मिल जाएंगे। ठीक है, उससे आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन, है ना। हम लोग का जैसे यहाँ पे मैंने बोला रूट लोकस डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे जस्ट सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे रूट लोकल डायग्राम की बात करूँ तो हम यूज क्यों करते हैं? सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, हम इससे सिस्टम की एनालिसिस भी कर सकते हैं, सिस्टम को डिजाइन भी कर सकते हैं, कंपनसेटर डिजाइन कर सकते हैं, और इवन हम यही बता सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कितनी रेंज के लिए स्टेबल होगा। तो रूट लोकस डायग्राम का यूज इन सब के लिए किया जा सकता है। रूट लोकस डायग्राम में कुछ रूल्स होते हैं। जैसे एक रूल ये होता है कि जो रूट लोकस डायग्राम होगा ना, जो आप बनाओगे, तो वो हमेशा रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। आप याद रखना, इसको इमेजनरी एक्सिस मत करना। जो रूट लोकस डायग्राम बनेगा वो हमेशा रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। दूसरा एक पॉइंट रहता है, दूसरा रूल है कि जो रूट लोकस ब्रांच है वो हमेशा ही पोल से स्टार्ट होती है और जीरो पे टर्मिनेट होती है। स्टार्ट कहाँ से होगी? पोल पे, और टर्मिनेट कहाँ पे होती है? जीरो पे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? के इक्वल टू जीरो पॉइंट। जितने भी हमारे पास पोल्स होते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, जीएसएचएस में जितने भी पोल्स हैं उनकी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? के इक्वल टू जीरो पॉइंट। और हमारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने भी जीरोस हैं हम उनको बोलते हैं के इक्वल टू इन्फिनाइट पॉइंट। तो अगर पूछूं कि कितने पोल हमारे पास इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगे, है ना, ये इन्फिनिटी है, मतलब हमारी रूट लोकस ब्रांच पोल से स्टार्ट होती है, मतलब के इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो पे एंड होती है, मतलब के इक्वल टू इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती है। मतलब टर्मिनेट सबको कहाँ पे होना है? इन्फिनिटी पे होना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने पोल ऐसे हैं जो कि इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगे? कुछ तो जीरो पे हो गए, है ना। मान लो अगर 5 पोल है और 2 जीरो है, तो 5 में से 2 पोल तो यहाँ पे टर्मिनेट होंगे जीरो पे, लेकिन जो 3 पोल बचेंगे वो इन्फिनाइट पे टर्मिनेट होंगे, है ना। तो कोई पूछे नंबर ऑफ पोल टर्मिनेटिंग और इन्फिनिटी कितने होंगे? हमेशा पी माइनस जेड। नंबर ऑफ पोल पी, जेड के आपस नंबर ऑफ जीरोस। एक और बनता है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच। हमारे पास रूट लोकस में कितनी ब्रांच बन सकती है? तो याद रखना, जो एन है यहाँ पे रूट लोकस ब्रांच की वैल्यू वो पी के बराबर होगी अगर नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा है तो, और अगर नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है तो वो किसके बराबर होगी? जेड के बराबर होगी। मतलब कि जो भी ज्यादा होगा, पोल ज्यादा तो पोल के बराबर होगी, जीरो ज्यादा तो जीरो के बराबर होगी। रूट लोकस ब्रांच के बारे में ये चीज होगी। तो कितने नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच बनेंगे तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है, एक चीज होती है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। तो याद रखना, सेंट्रोइड रूट लोकस में हमेशा रियल एक्स पे एग्जिस्ट करता है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ये कभी भी आपका इमेजनरी नहीं होगा। सेंट्रोइड हमेशा आपका रियल एक्स में होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइड बाय पी माइनस जेड। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है। एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब हम लोग रूट लोकस ब्रांच बनाएंगे तो हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सी ब्रांच किधर लेफ्ट में जाएगी राइट में जाएगी। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, वो रूल ये है कि ऑन द रियल एक्सिस टू द राइट ऑफ एनी सेक्शन, इफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस आर जीरो आर ऑड, रियल रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट इन दैट सेक्शन। इसको मैं एक छोटे से पार्ट से आपको बताता हूँ। जैसे आप ये देखिए, आप इसको ऐसे जूम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं रूट लोकस ब्रांच यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेरे पास पोल्स है, एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे। तो जैसे ये वाला पोल है, ये कहाँ पे जाएगा? ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो अगर आप इधर जाते हो, इधर कितने पोल्स एंड जीरोस हैं? जीरो हैं। जीरो एक तरह से इवन नंबर है, तो यहाँ पे रूट लोकस ब्रांच आपकी नहीं, रूट लोकस ब्रांच आपकी इधर नहीं जाएगी।
इधर देखते हैं इधर जाएगी क्या, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो और इधर देखो कितने सम ऑफ पोल एंड जीरोज है, तो एक पोल है, जीरो एक भी नहीं है, तो इन दोनों का जो समेशन है, पोल और जीरो का जो समेशन कितना है, 1 है, 1 एक ऑड नंबर है, तो आपका रूट लोकस ब्रांच यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, है ना, आपका जो रूट लोकस ब्रांच है इधर एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली इसके लिए देखो, अगर आप इधर जाओगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो रूट लोकस ब्रांच इधर नहीं जाएगी, किधर जाएगी, इधर बना के देख लो, तो ये वाली ब्रांच इधर जाएगी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम इसके बारे में बात करें तो, अगर हम ये वाले के बारे में बात करें, तो अगर हम इसको इधर लेके चलते हैं, है ना, तो इधर कितने आ रहे हैं, 2, तो रूट लोकस ब्रांच इधर नहीं जाएगी, ठीक है। इधर से चेक करते हैं, ये इधर किस तरफ की तरफ, इधर लेके आते हैं, तो अगर इधर आके देखते हो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सम ऑफ पोल एंड जीरो 3 हो जाएंगे, तो रूट लोकस ब्रांच आपकी इधर ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप देख सकते हो, ऑन द रियल एक्सिस टू राइट ऑफ एनी सेक्शन इफ सम ऑफ पोल एंड जीरोज sum of total number of open loop poles and zeros are odd, root locus diagram exist in that section, ठीक है। फिर हमको कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि आपका एक पोल इधर से आ रहा है, एक पोल इधर आ रहा है, तो बीच में टकराएंगे, उसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। हमको देखना हो कि दोनों पोल कहाँ पे रियल एक्सिस में टकरा रहे हैं, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी के बाई डी एस इक्वल टू 0, इससे आप यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट निकाल सकते हो। फिर हम ये बताते हैं कि अगर हमारे जो पोल हैं वो टकराएंगे आपस में, तो वो किस एंगल से इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगे या किस एंगल से निकलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। उसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू 2l प्लस 1 इंटू पाई डिवाइड बाई पी माइनस जेड। अब क्वेश्चन बनता है पे एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एल की, ये होती है पी माइनस जेड माइनस 1, है ना। अगर मान लो पोल आपके पास 10 है तो जीरो 2 है, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 8, 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, तो जीरो से लेकर 7 तक की वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो ये आप एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक बात आती है कि वैल्यू ऑफ के ऑन रूट लोकस डायग्राम, अगर आपको रूट लोकस डायग्राम में किसी भी एक पॉइंट पे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के, तो कैसे निकाल लोगे वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। कैसे करना है, मान लो एक मैं यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया, ये एक पोल है, जीरो है, पोल है, पोल है, जीरो, और आपको इस पॉइंट पे जो -7 वाला पॉइंट है, आपको यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करोगे, इस पॉइंट से जितने भी पोल हैं उनकी डिस्टेंस मेजर कर लो, तो ये -7 से यहाँ -4 डिस्टेंस कितनी है, 3, इससे कितनी डिस्टेंस है 4, और 1 से कितनी डिस्टेंस है 6, 3 4 6 आपने कर लिया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, 0 से डिस्टेंस, तो 7 से 5 कितना डिस्टेंस है 2, तो 2 हो गया, 7 से 2 कितनी डिस्टेंस है 5, तो 5 यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो जिस भी पॉइंट पे आपको के की वैल्यू निकालनी हो, तो उस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते जाइएगा, डिवाइड बाय जीरो की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते जाइएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक आता है एंगल ऑफ डिपार्चर। जब कभी कभी के हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, जब कॉम्प्लेक्स हमको ब्रेकअवे पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो वहां पे हमारे पोल्स जो हमारे एंगल होगा पोल का, किस एंगल से वो डिपार्चर करेंगे और किस एंगल से उनका अराइवल होगा, वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, थीटा डी मतलब डिपार्चर, डी मतलब डिपार्चर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 5, सॉरी 180 माइनस 5, ठीक है। अराइवल में क्या होगा यहाँ पे 180 प्लस 5, याद रखना, डिपार्चर मतलब डिफरेंस, तो माइनस लगाना है, अराइवल मतलब ऐड करना, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला प्लस, और जो 5 हो क्या होता है, एंगल ऑफ पोल माइनस एंगल ऑफ जीरो। एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ भाई कैसे इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। बात आती है कि कभी कभी तो पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए एक पोल मेरे पास यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, ठीक है, तो अगर दोनों पोल यहाँ पे रियल एक्सिस में है, उस केस में जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो कहता है ओवर डैम्प होता है, ठीक है। जब दो रूट्स अलग अलग होंगे रियल एक्सिस में, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिस्टम कैसा होगा, ओवर डैम्प होगा। लेकिन जब दोनों रूट्स आपस में, यहाँ पे दो रूट्स चल रहे हैं, एक यहाँ पे आ रहा है और इस पॉइंट पे मिल गए, जहां पे दोनों रूट्स आपस में क्या हो जाते हैं, रिपीटिंग होते हैं, उस टाइम पे उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, क्रिटिकल डैम्प बन जाता है। और जब ये आप टकराने के बाद ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, टकरा के इन्फिनिटी पे जाएंगे, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा। तो उस केस में हमको जो सिस्टम का रिस्पॉन्स मिलता है वो अंडर डैम्प मिलता है। तो याद रखना, पहले हमारा जो सिस्टम का रिस्पॉन्स था वो ओवर डैम्प था, यहाँ से लेके यहाँ तक ओवर डैम्प रहा, इस पॉइंट पे क्रिटिकल डैम्प बन गया, और जैसे पोल टकरा के हवा में गए हैं उसके बाद क्या बन गया आपका, ये अंडर डैम्प बन गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी थी, किसके लिए, आपके जो भी रूट लोकस डायग्राम के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले तो एक होता है कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो इनपुट होगा साइनसॉइडल इनपुट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनपुट दिया, तो जब हमने ये इनपुट दिया तो इसका क्या चीज चेंज होगा, याद रखना, जब सिस्टम में आप साइनसॉइडल इनपुट दोगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन इनपुट दोगे, तो उसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या उसका फेस चेंज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे 2T है तो ये भी 2T रहेगा, बस हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, उसका फेस चेंज हो जाए। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे सिस्टम क्या है, के अपॉन एस प्लस टू, एस इक्वल टू जे ओमेगा होता है, ओमेगा वैल्यू क्या है 2, तो आप पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट, ओमेगा इक्वल्स टू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे ए की वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। आप सिमिलरली यहाँ पे फेस की वैल्यू निकाल लोगे, तो फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका एंगल निकाल, तो के का एंगल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि रियल पार्ट बस है, माइनस क्योंकि डिनोमिनेटर में तो माइनस आ गया, और इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। तो इससे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाय ए से ओमेगा बाय 2 कर दोगे तो आपके पास ये -45 आ गया। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इस सिस्टम के लिए जब आप इनपुट दोगे तो आपका आउटपुट इतना है। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अब बात करते हैं हम गेन मार्जिन, एक टर्म आता है हमारे पास, गेन मार्जिन क्या होता है, जैसे जैसे इसका नाम है मार्जिन, मतलब हम सिस्टम का गेन कितना चेंज कर दें, कितना वेरी कर दें, जब तक कि हमारा सिस्टम जस्ट स्टेबल ना हो जाए। मतलब एक मार्जिन बता रहा है गेन को कब तक वेरी किया जा सकता है, जब तक सिस्टम जस्ट स्टेबल ना हो जाए। गेन मार्जिन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/mod ऑफ GH, है ना, एट ओमेगा कोस टू ओमेगा पीसी, ठीक है। ओमेगा पीसी हम कैसे निकालते हैं, ओमेगा पीसी क्या आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इसको हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा सिस्टम दिया होगा GSHS, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कर देंगे क्या, उसको हम उसके एंगल को -180 से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो जो भी हमको इक्वेशन सॉल्व करने में ओमेगा इक्वल टू पॉइंट्स आएंगे, वो हमारे ओमेगा सी पॉइंट्स होंगे, और उस ओमेगा सी पॉइंट पे हम सिस्टम का गेन निकाल के रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमको गेन मार्जिन मिल जाएगा। बात करते हैं फेस मार्जिन में, तो फेस मार्जिन भी क्या है, एक फेस है तब तक कि हम जिसको चेंज करें जिससे हमारा सिस्टम जस्ट टेबल तक ना हो जाए, हाँ, उसको हम बोलते हैं फेस मार्जिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 180 प्लस एंगल ऑफ GH, लेकिन याद रखना फेस मार्जिन में हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और गेन मार्जिन में हम लोग फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो एंगल निकालेंगे उसमें जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो क्या लेंगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा जिसे कैसे निकालते हैं, हम सिस्टम के गेन को 1 बनाएंगे, मॉड ऑफ GH को 1 बनाएंगे, इक्वेट करेंगे, तो ओमेगा इक्वल टू जो भी पॉइंट्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होंगे, और उसी फ्रीक्वेंसी पे हम क्या निकालेंगे, एंगल, और 180 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फेस मार्जिन आ जाएगा। मैंने अपने फुल कोर्स में 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए इनके बारे में, गेन मार्जिन फेस मार्जिन पे, तो आप देख के उसको आइडिया लगा सकते हैं। एक आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे हमको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है, ओमेगा एरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। बट याद रखना, जब जीटा की वैल्यू 0 से 0.707 के बीच में होगी, मतलब 0 से लेके 1/√2 के बीच में होगी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू, है ना, 1/√2 से ज्यादा है या इसके इक्वल है, तो ओमेगा आर की वैल्यू 0 हो जाती है ना, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर जीटा की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा है। अब बात करते हैं रेजोनेंट पीक, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो भी हमको मैट्रिक्स देखने को मिलता है उसको हम रेजोनेंट पीक बोलते हैं, जिसको हम एमआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एक चीज और बोलूंगा मैं, बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 2 को गायब कर देते हैं, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर लगा देते हैं, गलत फॉर्मूला। यहाँ पे 2 जीटा स्क्वायर होता है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे ओमेगा डी नहीं निकालना है, मतलब डैम्प फ्रीक्वेंसी में होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा डी की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा आर है, तो यहाँ पे 2 जीटा स्क्वायर होगा। मैंने गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, ओके। अब रेजोनेंट पीक की वैल्यू क्या होगी, एम आर 1/2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू जब जीटा की वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में होगी तब ये वैल्यू होगी, लेकिन जब जीटा की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा हो जाएगी तब इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। बात करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ क्या है, जिस रेंज में हमको सिस्टम सेटिस्फैक्टरी वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। या फिर हमको जितने एरिया में, जितने रीजन में
50% पावर मिलती है, हम उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। है ना, तो बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होगा ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, यहाँ तक तो याद हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट का फिर अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो गया। हालांकि इस पे न्यूमेरिकल तो आपसे बनेगा नहीं, है ना, एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं बनता है इस पे, बट फॉर्मूला बन सकता है, तो तैयार रहिए। हाँ, एक चीज याद रखना है कि अगर हम जीटा को इंक्रीज करते हैं तो क्या क्या चीजें डिक्रीज होती है। अगर आप डैम्पिंग को इंक्रीज करते हैं तो ओमेगा डिक्रीज होगा, एम आर डिक्रीज होगा, बैंडविड्थ डिक्रीज होगी, ओमेगा डी डिक्रीज होगा, एमपी डिक्रीज होगा, मतलब कि आपका रेजोनेंट पीक डिक्रीज होगा। बट आपका सिर्फ एक ही चीज इंक्रीज होता है, वो है राइज टाइम। तो याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास जीएस कितना है, के एस 1 + ST1 1 + ST2 और एच एस की वैल्यू 1, तो हमको इससे पूछता है कि इसका गेन मार्जिन कितना होगा, फेस मार्जिन क्या होगा, फेस क्रॉस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, गेन मार्जिन क्या होगा। तो इसका ओमेगा पीसी आता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओमेगा पीसी आता है कितना, 1/√T1 T2, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला किसका, ओमेगा पीसी का। फिर आता है गेन मार्जिन निकालने का, तो गेन मार्जिन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, T1 + T2 डिवाइड बाई के T1 T2, यहाँ पे T1 T2 को आप निकाल लोगे जो भी दिया होगा, तो T1 + T2 डिवाइड बाई के T1 T2 से आप गेन मार्जिन की वैल्यू भी निकाल, ठीक है। और सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए के की जो रेंज उनकी होगी इस क्वेश्चन के लिए कितनी होगी, 0 से लेके T1 + T2 डिवाइड बाई T1 T2, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ही यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। बात करते हैं बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है जिसको हम असिम्प्टोटिक प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेमी लॉग पेपर का, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो हमारा प्लॉट बनता है बोडे प्लॉट, इसको हम सेमी लॉग, आपका सेमी लॉग पेपर पे बनाते हैं। इसका जो प्लॉट है वो हम यूज क्यों करते हैं, सिस्टम की डिजाइन के लिए, एनालिसिस के लिए, रेंज ऑफ के निकालने के लिए, और साथ ही साथ रिलेटिव स्टेबिलिटी पता करने के लिए भी हम लोग बोडे प्लॉट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास गेन मार्जिन और फेस मार्जिन दोनों पॉजिटिव है तो सिस्टम स्टेबल है, अगर दोनों जीरो है तो जस्ट स्टेबल है, अगर एक निगेटिव है और दोनों निगेटिव तो आपका क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो आप उस केस में यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बता पाते। एक होता है नंबर ऑफ डिकेड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, मतलब आपको अगर पूछा गया कि 1 से लेके 100 के तो कितने डिकेड होंगे, तो क्या होगा, 1 से पहले 10 होगा, 10 के बाद 100 होगा, तो 2 डिकेड आते हैं। तो वैसे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, log 10 b/a। तो डिकेड निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, log 10 b/a से आप यहाँ पे डिकेड निकाल लेते हो। स्टेप्स टू ड्रॉ बोडे प्लॉट, अगर हमको बोडे प्लॉट बनाना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है कि जो हमारा क्वेश्चन में जीएस टेस्ट दिया होगा, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 1 + ST फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये हमको दिया हुआ था 10s + 3 s s+5 s+2, तो हम पहले इसको क्या करेंगे 1 + ST के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 + ST 1 + ST 1 + ST के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो भी सामने वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं के की। तो पहले हमने क्या किया, क्या बोला मैंने, सबसे पहले हमको करना होता क्या कि हम इसको 1 + ST के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास। आज जब बोडे प्लॉट बनाएंगे तो हम बात करते हैं स्टार्ट कैसे होगा। तो हम बोडे प्लॉट को स्टार्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो जीएसएचएस दिया हुआ है उसमें ओरिजिन पे पोल है या जीरो है या दोनों नहीं, है ना। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो क्या है, पोल है, तो अगर आपका ओरिजिन पे पोल है तो आपका जो बोडे प्लॉट की स्टार्टिंग होती है वो हमेशा -20 dB/डिकेड से शुरू होता है। अगर जीरो है तो आपका कहाँ शुरू होगा, वो 20 dB +20 dB/डिकेड से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पोल भी नहीं है जीरो भी नहीं है, कांस्टेंट बस है, तब आपका कांस्टेंट वैल्यू से आपका बोडे प्लॉट स्टार्ट होगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू से आपका बोडे प्लॉट स्टार्ट होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी 20 log के, है ना। जो वैल्यू होगी उसकी क्या होगी 20 log, जो मैग्नीट्यूड कितना होगा 20 log के। अगर बात करूं मैं इनके लिए, तो इनके लिए कितना हो जाएगा, जैसे मान लो कोई एक जीरो है ओरिजिन पे, तो उसके जो मैग्नीट्यूड हो कितना होगा 20 log के +20 log ऑफ ओमेगा। इससे आप यहाँ पे क्या कर लोगे, मैग्नीट्यूड निकाल। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। क्या करना है आपको, यहाँ पे पहला थर्ड स्टेप हो गया ये आपका, पहला क्या है 1 + ST फॉर्म में कन्वर्ट करना है, के की वैल्यू निकालनी है, फिर बोडे प्लॉट को स्टार्ट करना है, चेक करना है कि पोल है ओरिजिन पे कि जीरो है, अगर दोनों है तो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट केस में 20 log के से आपका ये कांस्टेंट वैल्यू से आपका बोडे प्लॉट स्टार्ट।
आपको क्या करना है, जितनी भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है सबके लिए आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल लो। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 3 5, 2 3 5 आपकी यहाँ पे क्या गई, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, मतलब टी की वैल्यू आपने निकाल दी है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/3, 1/5। तो टाइम कांस्टेंट को उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फिर आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई 2 3 5। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 3 5 को आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, 2 3 5 जो पॉइंट्स थे आप इसको यहाँ मेंशन कर दिया। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको बॉडी प्लॉट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका क्या है, पहले पोल आया है ना ओरिजिन पे, तो आपका -20 डिग्री से स्टार्ट हुआ। अब देखो 2 पॉइंट पे पहुंचे, 2 वाला जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो क्या है, पोल है। पोल मिलने पे -20 मिलेगा तक है ना, आपका जो प्लॉट होगा वो -20 पर डिकेड मिलेगा, और 0 आने पे +20 पर डिकेड मिलेगा। देखो सबसे पहले ओरिजिन पे क्या है आपका पोल, तो -20 dB मिल गया। 2 पॉइंट पे क्या है, तो 2 वाला आपका पोल है, तो -20 और मिल गया, तो क्या हो जाएगा, -20 -20 -40। फिर आ जाओ 3 पे, 3 पे क्या है आपका, ये 0 है, तो +20 dB मिल जाएगा, तो -40 +20 कितना हो जाएगा, -20। यहाँ तक पहुंच गए। फिर 5 वाला पॉइंट क्या है आपका, 5 वाला पॉइंट आपका पोल है, यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा आपको, पोल -20। तो क्या हो जाएगा, -20 और मिल जाएगा, तो हो जाएगा -40। अगेन क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे -40 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बॉडी प्लॉट यहाँ पे बन गया। बात आती है कि जो बॉडी प्लॉट की स्टार्टिंग हुई यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैं रहता है ना आपको इस कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं, स्टार्टिंग में 20 log k + 20 log of ओमेगा। तो k की वैल्यू कितनी करती है आपने 3, तो 20 log 3 - 20 log of ओमेगा। अब बात करते हैं सर ओमेगा की वैल्यू क्या लेनी है, तो अगर मान लो यहाँ पे 2 है तो 0.1 ले लेना, लेकिन अगर 0.1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 0.01। तो अगर मान लो यहाँ पे दिया 0.01, तो यहाँ पे क्या होगा 0.001। ठीक है, तो ऐसे हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया बॉडी प्लॉट के बारे में। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं यहाँ पे पूरा नहीं बताया हूँ, बट इतना बताऊं कि आपके फॉर्म में रिवीजन हो जाए। बात करते हैं अब हम किसके बारे में, पोलर प्लॉट के बारे में। ठीक है, पोलर प्लॉट हम लोग कैसे बनाते हैं। पोलर प्लॉट क्या होता है, एक तरीके से मैग्नीट्यूड और एंगल प्लॉट होता है। मैग्नीट्यूड और एंगल प्लॉट होगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो जीएच है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे, और हम ओमेगा को 0 से इंफिनिटी तक वेरी करके देखेंगे कि हमारा प्लॉट कैसे बनता है। जैसे मान लो मेरे पास सिस्टम दिया k/1 + st, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, k/(1 - ओमेगा स्क्वायर t²), है ना, तो ये आपका मॉड आ गया मैग्नीट्यूड का। आपने यहाँ पे एंगल निकाल लिया। अब अगर आप ओमेगा टेंडिंग टू 0 पुट करते हो तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी, k, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। अगर आप ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करते हो तो आ जाएगा 0, और यह आ जाएगा आपका कितना, -90। तो अगर मैं इसको कर्व बना के देखूं, k एट एन एंगल 0, तो k एट एन एंगल 0 यहाँ पे क्या लाएगा, 0 एट एंगल -90 यहाँ पे आएगा। तो हम इसको कर्व बना देंगे तो ये हमारा बन जाएगा पोलर। बात आती है कि सर हम पोलर प्लॉट की डायरेक्शन तो हमने यहाँ पे बना के देख लिया, अगर मुझे ये पता करना हो, वेरीफाई करना हो कि स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी और एंडिंग डायरेक्शन कैसे होगी, तो वो भी आप पता कर सकते हो। कैसे, अगर मान लीजिए आपका पोल ओरिजिन के पास में है ना, ओरिजिन के पास में क्या है, पोल है, तो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, क्लॉकवाइज। और अगर आपका ओरिजिन के पास में 0 है तो आपकी डायरेक्शन वहां पे क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं हम एंडिंग डायरेक्शन की। तो याद रखना, जैसे ये वाला जो एंगल था, ये θ0 है, ये आपका θ∞ है। तो याद रखना, अगर θ0 - θ∞ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, उस केस में एंडिंग डायरेक्शन होती है आपकी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे देखो तो θ0 - θ90, मतलब 0 -90 कितना, +90 हो जाएगा। तो प्लस के केस में आपका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आपकी क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी डायरेक्शन। लेकिन अगर आपकी ये वैल्यू निगेटिव आती है, θ0 - θ∞ की वैल्यू निगेटिव आती है, तो एंडिंग डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर प्लॉट के बारे में। अब आता है हमारे पास यहाँ पे इनक्लोजमेंट, है ना। हम अगर नाइक्विस्ट प्लॉट की बात करें तो कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो इनक्लोजमेंट क्या होता है, रीजन राइट साइड ऑफ द पाथ, मतलब हमारे पास जो ये पाथ दिया गया है ना, इसके राइट साइड, समझते हैं अगर क्लॉकवाइज पाथ लूं, इसके राइट साइड जो होगा, है ना, उसको बोलता हूँ आपका इनक्लोजमेंट। ठीक है, मतलब जो पाथ हम ले रहे हैं उसके राइट साइड का जो पाथ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका इनक्लोजमेंट कहलाता है। ठीक है,
अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया है ना, तो अगर बात करूं कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो हमारे पास जो इंक्लोजमेंट होंगे कितने होंगे, वो n इक्वल्स टू -1 होगा। और अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो हमारे पास इंक्लोजमेंट कितना होगा, 1 होगा। मतलब कितना इंक्लोजमेंट इसमें 1 है, तो इसको हो जाएगा -1। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज रहा तो हो जाएगा n इक्वल्स टू +1। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हमको पूछना कितना इंक्लोजमेंट है, तो डायरेक्शन दोनों की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एक ये है, और दोनों डायरेक्शन क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और 2 इंक्लोजमेंट हो रहे हैं, तो हमारे पास कितना इंक्लोजमेंट होगा इसका, 2। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, वो क्या होता है, f ऑफ s इक्वल्स टू 1 + ds, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो याद रखना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो f ऑफ s के जो पोल्स होते हैं, है ना, f ऑफ s के जो पोल्स होते हैं वो gh के पोल्स के बराबर होते हैं, है ना। मतलब f ऑफ s के जो पोल होंगे वो gh के पोल के बराबर होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि f ऑफ s के जो जीरोज होते हैं वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स होते हैं। याद रखना f ऑफ s के पोल क्या है, GHS के पोल है, f ऑफ s के जीरोज क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल्स है। और हमारे पास एक नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो होता है n इक्वल टू p माइनस जेड। क्या होता है, n इक्वल टू p माइनस जेड। p यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स है, z यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे इनक्लोज इनसर्कलमेंट है। फॉर स्टेबिलिटी याद रखना z इक्वल टू 0, z मतलब ये जीरोज इसके f ऑफ s के, f ऑफ s के जो जीरोज हैं वो आपके जीरो होने चाहिए, मतलब आपके जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं, है ना, राइट हैंड साइड में वो जीरो होने चाहिए। n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट ऑफ -1 + j0 क्रिटिकल पॉइंट। मतलब कि जो आपका n है यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे इंसर्कलमेंट है किसका, -1 + j0 पॉइंट। अगर आप इसको बना के देखोगे ना तो यहाँ पे होता है -1 + j0 पॉइंट, इसका क्या आपका इंसर्कलमेंट है। ठीक है। तो कितने बार इंसर्कलमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो अगर बात करें p यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ राइट हैंड पोल ऑफ f ऑफ s, या फिर नंबर ऑफ राइट हैंड पोल ऑफ gh होता है। ठीक है। z यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ राइट हैंड जीरोस ऑफ f ऑफ s, या फिर नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि राइट हैंड में कितने पोल गए हैं क्लोज लूप ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम बोलते हैं z। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास z इक्वल टू 0 होने चाहिए, मतलब कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो राइट हैंड पोल है वो 0 होने चाहिए, है ना। अगर वो 0 हो रहा है तो n इक्वल टू p होना चाहिए। तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है कि -1 j0 पॉइंट शुड बी encircled in counterclockwise direction such that it should have equals to p, it should be equals to p, मतलब it should be equals to number of right hand pole of f of s, या फिर नंबर ऑफ राइट हैंड पोल ऑफ gh। जितने आपके gh के राइट हैंड पोल्स हैं उतने ही आपके पास यहाँ पे इंसर्कलमेंट होने चाहिए। आई होप आपको ये नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा मैंने फास्ट कराया है, लेकिन आप एक बार करिएगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अमर ज्योति प्राइम EE/इसी एग्जाम, उसमें हम इसका PDF शेयर करते हैं, तो आप उससे देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो वीडियोज हैं ये आपके यूट्यूब पे भी आपका अपलोडेड है, और सेम ये वीडियोज आपके ऐप पे भी अपलोडेड है, तो आप कहीं पे भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और अमर ज्योति प्राइम का जो ऐप है ना, उस ऐप में एक सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन है आपके पास वहां पे, अमर ज्योति प्राइम ऐप में एक सेक्शन है आपका फ्री स्टडी मटेरियल, वहां पे ये वीडियो आपको ये PDF आपको वहां पे मिल जाएगा फ्री, आपको उसके लिए अमाउंट पे करिए उतना। ठीक है। और बाकी हमने जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए उनके भी शॉर्ट नोट्स वहां पे अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। एक क्लास और लेंगे जहां पे हम लोग कंपनसेटर कंट्रोलर और आपका स्टेट स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्लास में आपका और हो जाएगा, मतलब टोटल 5 क्लास में 5 घंटे में मैंने आपका पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम रिवाइज करके बताया। अब आपको जरूरत है किसकी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो कि बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ। गुड डे।